प्रिय साथियों, घोटुल ऑनलाइन क्लासेस में मैं चंद्रमणि यादव आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य अध्ययन किया। लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य में हम ये देखें कि इसको दो पार्ट में बांटा गया है। दो पार्ट में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है लोकतांत्रिक शिक्षा, लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य। साथियों, इसको हमने दो पार्ट में बांटा है। पहला वैयक्तिक, दूसरा सामाजिक। साथियों, चूंकि एबीओ की परीक्षा जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, यह शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है एवं आगामी जो परीक्षा में संभावित प्रश्न या जिस सेक्शन से अधिकांश प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं। और आपको मैं ये आश्वस्त दिलाना चाहूँगा कि निश्चित रूप से चूंकि एबीओ की जो पद है वह शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एबीओ परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो पहला सेक्शन है शिक्षा का आधार, उससे अधिक से अधिक प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होगा और इस सेक्शन में मानव के समस्त सर्वांगीण विकास को फोकस किया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकता है। उसी कड़ी में हमारा जो लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है उसको हमने दो पार्ट में बांटा है। पहला व्यक्तिक और दूसरा सामाजिक। साथियों, ये जो सामाजिक व्यक्ति को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक। किस प्रकार से शिक्षा का जो उद्देश्य है वह सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें अभी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आदमी समाज के प्रति और समाजीकरण की कला शिक्षा से प्राप्त करता है। इसलिए मैं आप सभी को सर्वप्रथम उस बिंदु पे ले जाना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक शिक्षा में जो सामाजिक पहल है, जो सामाजिक पहलू है वो है सामाजीकरण। सामाजीकरण या सामाजिक दायित्वों का बोध। सामाजिक दायित्वों का बोध। साथियों, ये जो सामाजीकरण है, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति जन्म के बाद जैसे उसे बोध होता है वह एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। समाज में ही वो
समस्त चीजों को सीखता है। अरस्तु ने इसीलिए कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वह या तो देवता है या पशु है। अर्थात सामाजिकरण या सामाजिक दायित्वों का बोध सर्वप्रथम बालक को या किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से होता है और हमारा उद्देश्य शिक्षा का, जो लोकतांत्रिक शिक्षा है, उसका उद्देश्य व्यक्ति को समाज से जोड़ने और जुड़ने की कला का कौशल, और व्यक्ति समाज के बिना अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। साथियों, समाज में परिवर्तन जब जब भी आया है वह निश्चित रूप से शिक्षा के माध्यम से आया है। लोग शिक्षा के माध्यम से अपना अधिकार, अपना कर्तव्य या जो बेस्ट पॉसिबल व्यक्ति कर सकता है, आदमी कर सकता है, उसे शिक्षा के माध्यम से ही बल मिलता है। साथियों, ये जो समाजीकरण है, बच्चा जब घर में रहता है वह अकेले रहता है, माँ बाप और भाई बहन उसे समाज का किसी भी प्रकार का परिदृश्य या सामाजिक गुणों का अनुभव नहीं रहता है। परंतु जैसे ही बालक विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करता है, वह एक अनेक प्रकार के गतिविधि को देखता है, जैसा कि अनेक उम्र दराज के बच्चे बच्चियों को देखता है, अनेक प्रकार का खान पान देखता है, अनेक प्रकार का वह समूह देखता है। जिस प्रकार से आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से बालक विद्यालय में एक समूह का अनुभव करता है। ये देखिए, ये चित्र में बालक इस प्रकार से एक सामूहिक अनुभूति का अनुभव कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बालक इतने सारे लोगों के साथ में घुल मिलकर रहना, उनकी आदतों में अपनी आदत को मिलाना या एक अन्य बच्चों से जो प्रतिभा है, जो हुनर है, उसे अपने में आत्मसात करना बालक समूह में ही सीखता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये सभी बालक खिलखिलाते हुए प्रसन्न चित्त से एक समूह, एक सामूहिक आनंद और लुत्फ उठा रहे हैं। साथियों, मैं पुनः आपको इन बच्चों के फीलिंग्स को, आपके घर में भी बच्चे होंगे, आप समझ सकते हैं कि बच्चे समूह में खेलना कितना पसंद करते हैं। जब आप बच्चे से परेशान हो जाते होंगे तो निश्चित रूप से आप भी बच्चों के समूह में अपने बच्चे को पहुंचाते हैं, वही समाजीकरण है। साथियों, समाज में परिवर्तन जब जब भी आया है, शिक्षा एक बड़ा माध्यम रहा है। व्यक्ति देश, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, परिवार निर्माण का भी जो कुटुंबकम, जो एक सौहार्दता, आपसी प्रेम, भाईचारा का जो गुण है, उसे पुस्तकीय ज्ञान में, पाठ्यक्रम के माध्यम से भी आत्मसात करता है और उसे अपने जीवन में आचरण के रूप में उतारने का प्रयास करता है। तो साथियों, हम अंततः यह निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि जो ये शिक्षा है, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यक्ति अधिक से अधिक सामाजीकरण और सामाजिक दायित्वों का बोध हो, ऐसा अपने पाठ्यक्रम में, अपने प्रणाली में या अपने उद्देश्य में शामिल करे। ये आदर्श शिक्षा है। साथियों, व्यक्ति सामाजीकरण के साथ साथ में सामाजिक दायित्वों का बोध भी होता है। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, युवा हो जाता है, तो वह नेचुरल ढंग से अपने आप मन में उसकी एक उत्कंठा होती है कि मैं अपने गांव का, अपने समाज का, अपने इष्ट मित्रों का
जो समूह है उसमें नेतृत्व करूं, उसमें अगुवाई करूं, जो वो बेस्ट पॉसिबल होता है वो करने की चाह रखता है। अर्थात उसे शिक्षा ग्रहण करते समय ही एक नेतृत्व करने की उत्कंठा उसके मन में जो आता है, उसे प्रबल मानसिकता के साथ में आगे बढ़ने का जो मन बनता है वह विद्यालयीन समय में ही बनता है। और जो शिक्षक, जो परिवेश एवं जो पाठ्यक्रम का जो विषय वस्तु होता है उसे पढ़कर कभी बच्चा या बालक एक सामाजिकरण और सामाजिक दायित्वों का बोध होने लगता है उसे, और वह अपने जीवन में देश, राज्य और समाज के लिए काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। साथियों, अब चर्चा करेंगे दूसरे नंबर में लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य जो होता है आर्थिक विकास का उद्देश्य। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का उद्देश्य। बालक को विद्यार्थी जीवन में ही विद्या अध्ययन करते करते ही रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं एवं उनके आपूर्ति के संसाधन समझ में आ जाते हैं। अर्थात हमारे शिक्षा पद्धति में या शिक्षा के पाठ्यक्रम में या हमारे शिक्षा के उद्देश्य में ये शामिल होना चाहिए या ये शामिल है कि वह बालक आर्थिक विकास के लिए कौशल या आर्थिक विकास के संसाधनों का समुचित ज्ञान प्राप्त कर सके। साथियों, आर्थिक विकास के लिए भी, आर्थिक उन्नति के लिए भी एवं देश में आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा बहुत बड़ा उत्तरदायी है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जब चीन से हम 1962 में युद्ध हारे थे, तत्पश्चात भारतीय हमारे कर्णधार नेतृत्वकर्ता हमारे नेताओं ने ये विचार मंथन किया, हमारे सरकार ने ये मंथन किया कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, देश को सामरिक शक्ति की ओर आगे बढ़ाएंगे, खाद्यान्न के क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी, कूटनीतिक क्षेत्र में भी, और सामरिक शक्ति को आगे ले जाने के लिए उन्होंने विशेष कार्य योजना तैयार किया। उस समय हमारे कोठारी आयोग रहे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अच्छे पहल करने वाले में से कोठारी जी का नाम है। उन्होंने 1966 में एक ऐसी नीति पारित किया जिसका उद्देश्य था कि भारत सामरिक दृष्टि से सक्षम हो और हमारे जो युवा ऊर्जावान, कीर्तिमान, उदयमान जो युवा हैं, जो अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनके मन में ये बात आनी चाहिए कि हमें आर्थिक विकास करना है, हमें सामरिक विकास करना है। उन्होंने 10+2 की जो शिक्षा पद्धति है उन्होंने भी लागू करने की सिफारिश सरकार को किया था। और साथियों, गणित और विज्ञान विषय में शिक्षा में इतनी जोर दी गई उस समय कि आज हमारी स्थिति वो है कि तब से आज तक विश्व के कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसमें हमारे इंजीनियर्स और हमारे डॉक्टर नहीं हैं। तो साथियों, कहने का उद्देश्य मेरा ये है कि शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आर्थिक विकास का उद्देश्य को विद्यार्थी कैसे प्राप्त करे, व्यक्ति कैसे प्राप्त करे। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक क्षेत्रों में
शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार से सामाजिक नेतृत्व की क्षमता को बढ़ा सकता है। जैसे तीसरे नंबर है सामाजिक नेतृत्व की क्षमता। सामाजिक नेतृत्व की क्षमता। साथियों, शिक्षा के माध्यम से ही विद्यार्थी जीवन से ही नेतृत्व करने का कौशल प्राप्त करता है। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि कई नेतागण हमारे, जैसा कि जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जैसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व के लोग विद्यार्थी जीवन से ही लीडरशिप करना, नेतृत्व करना अपने आदत में, अपने संकल्प में, अपने कर्तव्य में उन्होंने लाने के लिए दृढ़ संकल्प हुए। साथियों, सामाजिक नेतृत्व की क्षमता बढ़ाने का कौशल भी हमारे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे लोकतांत्रिक शिक्षा में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना गया है, क्योंकि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए और जनता से शासन चलता है। इसमें जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो निश्चित रूप से प्रखर और नेतृत्व कुशल प्राप्त व्यक्ति होते हैं। और जब तक हम बाल्य अवस्था से ही नेतृत्व क्षमता अगर नहीं बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से देश में नेतृत्व की कमी, नेतृत्वकर्ताओं की कमी हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है आज के नागरिक कल के नेता। विद्यार्थी जो कुशाग्र बुद्धि के हैं, कक्षा में उनकी जो क्रियात्मक आचरण होता है, कक्षा में उनकी जो एक्टिविटी होती है, उससे ही पता चल जाता है कि बालक किस प्रकार का इन फ्यूचर में लीडरशिप कर सकता है या नेतृत्व कर सकता है। साथियों, सामाजिक नेतृत्व की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में हो सकता है, बशर्ते उसकी विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एवं आज विश्व के प्रत्येक देश ये चाहते हैं कि मेरे देश के नागरिक आदर्श हो, मेरे देश के नागरिक में प्रत्येक व्यक्ति में समझदारी हो, मेरे देश के नागरिक प्रत्येक परिस्थिति को समन्वित ढंग से समाधान करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे सके, सहयोग दे सके। ऐसी इच्छा प्रत्येक राष्ट्र का, प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक गांव का होता है। गांव का प्रत्येक मुखिया, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मेरा बालक, मेरा बेटा या इस गांव का बेटा हमारे राज्य को, देश को प्रतिनिधित्व प्रदान करे। कौन नहीं चाहता कि मेरे घर से नेता बने, परंतु उसका जो कौशल है वह बाल्यकाल से ही और शिक्षा के माध्यम से मिलता है। अर्थात सामाजिक नेतृत्व की क्षमता बाल्यकाल से ही बढ़ता है। ये शिक्षा के उद्देश्य में सम्मिलित होना चाहिए। अब है अगले कड़ी में सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य। साथियों, शिक्षा का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि परंपरागत विरासत एवं नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समन्वय हो। आप सभी देखते हैं कि सरकार के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से परंपरा को बचाने के लिए अथक प्रयास किया जाता है।
दूर नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा में छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के जो भाजी हैं, उन भाजी को बोरेवासी के साथ खाना, किसानों के बीच में भोजन करना एवं खेत खलिहानों में काम करना, ये एक प्राचीन परंपरा को बचाने का एक पहल है। साथियों, सांस्कृतिक जो मंच है वह सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। हम सांस्कृतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम विद्यालय में सरस्वती पूजा, गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त, दीपावली, दशहरा में, गणेश चतुर्थी में अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। सांस्कृतिक जो विधा है, इसमें आप देख सकते हैं ये आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। अनेक प्रकार के राज्यों की संस्कृति आपके समक्ष है। इस प्रकार से हमारा जो भारत देश है विभिन्न सांस्कृतिक एवं संस्कृति का एक सहज और सरल मंच है, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे की सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए ललायित रहता है। छत्तीसगढ़ में जो सांस्कृतिक विधाएं हैं उसे आज राष्ट्रीय स्तर में पहचान मिलती है। असम की जो विधाएं हैं उसको आज अंतरराष्ट्रीय स्तर में पहचान मिलती है। उसी प्रकार से हमारे अनेक विधा इस छत्तीसगढ़ में भी विकसित हैं, जिसको विश्व स्तरीय पहचान मिला है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है बहुत ही प्राचीन एवं सुदृढ़ है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम अपनी संस्कृति से, अपने सांस्कृतिक धरोहर से हम परिचित हैं, परंतु अन्य सांस्कृतिक मंच से, अन्य सांस्कृतिक विरासत से जानने का जो सहज और सरल माध्यम है वो है शिक्षा। व्यक्ति या छात्र छात्राएं अपने पाठ्यक्रम और शिक्षा समय अवधि में हमारे संस्कृति से तो रूबरू होते ही हैं, परंतु विश्व के अनेक सांस्कृतिक मंच से वह ऑनलाइन या प्रत्यक्ष रूप से या पाठ्यक्रम के माध्यम से जुड़े होते हैं और उन्हें अनेक सांस्कृतिक विभिन्नता का ज्ञान भी शिक्षा के माध्यम से होता है। और हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य के कड़ी में एक कड़ी सांस्कृतिक मंचों की पहचान भी होनी चाहिए। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम अपने घर से निकलते हैं 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के 40-50 किलोमीटर के दायरे में थोड़ा परिवर्तन खान पान में, पहनावा में या रहन सहन में, संगीत में, गीत में हमें जो विभिन्नता दिखाई देती है वह मनुष्य का एक मानसिक आचरण होता है। जिस प्रकार से कुछ दूरी पश्चात में पानी बदलता है, उसी प्रकार से कुछ दूरी पश्चात वाणी बदलता है। तो साथियों, अब चर्चा करेंगे हम सामाजिक उद्देश्य के पश्चात। अब चर्चा करेंगे सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने
के उद्देश्य साथियों, हमारे शिक्षा पद्धति में, हमारे शिक्षा पाठ्यक्रम में सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य भी सम्मिलित हैं और होने चाहिए। एक आदर्श शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखता है और वह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम अपने कुरीति से उबर पाएंगे, अपने कुमति से उबर पाएंगे और ऐसा कृत्य जो कि समाज को आगे बढ़ने से रोकता हो उसे निश्चित रूप से हमें शिक्षा के माध्यम से दूर करना होगा। और आप सभी पढ़ते हैं अपने पुस्तकों में, कॉमिक्स में, न्यूज़पेपरों में कि सामाजिक कुप्रथा के प्रति एक कुठाराघात सरकार के द्वारा भी होता है और सामाजिक संगठनों के द्वारा भी होता है और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे दूर करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राममोहन राय, आप सभी ने नाम सुना है, राजा राममोहन राय, अठारह में उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय द्वारा 1829 ईस्वी में और छत्तीसगढ़ में, जिसे हम उस समय सेंट्रल प्रोविंस बरार कहा जाता था, वो वहां 1830-31 में रघुजी तृतीय के द्वारा सती प्रथा उन्मूलन के लिए आंदोलन और चलाया गया था, जिसके तहत एक्ट भी ब्रिटिश शासन ने चलाया और सती प्रथा का अंत हुआ। उसी प्रकार से हम कई सामाजिक कुरीतियों को देखते हैं जिसमें छुआछूत है। छुआछूत तो भारत सरकार ने छुआछूत अधिनियम अपने संविधान में ही, संविधान के अनुच्छेद 17 में, छुआछूत निषेध अधिनियम पारित करके उसे संपूर्ण भारत, आज तो संपूर्ण विश्व कह सकते हैं, बहुत ही कम देशों में इस प्रकार की अंधविश्वास हैं और हैं, फिर भी मौजूदा सरकार उसका कड़ा विरोध करता है, क्योंकि मानव के सर्वांगीण विकास में ये एक बहुत बड़ा कलंक है। छुआछूत यदि किसी समाज में मौजूद रहे या देखने को मिलता है तो उस समाज में रोटी और बेटी की समरसता कभी नहीं आ सकती। और जब तक हम एक दूसरे से आदान प्रदान, रोटी एवं बेटी का आदान प्रदान जब तक नहीं होगा, तब तक हमारा विकास और सहयोग अधूरा है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं, उसी प्रकार से 1961 में भी दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ और उसे हम आज शिक्षा के पाठ्यक्रम में, स्कूलों में उसे पढ़ाया जाता है कि बालक को बोध हो, व्यक्ति को बोध हो कि सामाजिक समरसता के लिए, समाज की उन्नति के लिए एवं एक दूसरे में भाईचारा के लिए जो कुप्रथा है वह किस प्रकार बाधक है और हमें कैसे उन्नति प्रगति से रोकता है, इसका ज्ञान भी बालक को स्कूली समय में, विद्यालय
समयावधि में उसे हो जाना चाहिए। ये भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हमारा है। जब जब समाज में कुप्रथा व्याप्त रहेगा, हम घर से बाहर, गांव से बाहर एवं उच्च चिंतन की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक हम उच्च चिंतन की ओर एवं उच्च मानसिकता की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम अपना विकास, समाज का विकास एवं राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। इसीलिए साथियों, ये जो सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने का उद्देश्य भी हमारे शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित होना चाहिए, हमारे शिक्षा पद्धति में रहना चाहिए और शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी उसका समावेश होना चाहिए। तो साथियों, अब अगला कड़ी में हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिवर्तन के शिक्षा का उद्देश्य। साथियों, आप सभी ने देखा है कि राजनीतिक परिवर्तन जब जब भी आया है, उसमें युवाओं का, शिक्षित व्यक्तियों का एवं समाज सेवियों का अहम भूमिका रहता। सरकार जब निरंकुश हो जाती है या हमारे अधिकारों का हनन करता है सरकार, या हमारे मौलिक अधिकारों को हटाना चाहता है और हमारा शोषण करना चाहता है, तो जब जब भी ऐसा कोई भी सरकार डिक्टेटरशिप सोचा है या हमारा शोषण करना चाहा है, उसे जनता ने लताड़ दिया है और एक राजनीतिक परिवर्तन किसी भी देश में, किसी भी राज्य में आया है। तो साथियों, शिक्षा के पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य है कि हम अपने अधिकार को समझें, हम अपने कर्तव्य को समझें कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, इसको बताना शिक्षा प्रणाली का परम कर्तव्य है। और एक आदर्श शिक्षा उसे ही हम मान सकते हैं जो हमारे कर्तव्यों को, हमारे अधिकारों को और हमारे राजनीतिक भूमिका को हमें बता सके, हमें बोध करा सके एवं हम जो है उससे प्रेरणा लेकर के हम राजनीतिक अधिकारों को समझ करके, राजनीतिक हमारे आयामों को समझ करके यदि हम उसमें भाग लेंगे तो निश्चित रूप से सर्व कल्याण और राष्ट्र निर्माण में हमारा एक अच्छा भूमिका हो सकता है। इसीलिए साथियों, शिक्षा जगत में राजनीति की शिक्षा परम आवश्यक है। राजनीति की शिक्षा से हम जब तक रूबरू नहीं होंगे, राजनीतिक ज्ञान हमें नहीं होगा, राजनीतिक अधिकारों का हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम वो सरकार जो हमें रौंदती है, वो सरकार जो हमारी शोषण करती है, वो राजनीतिक पार्टियां जो हमारा दुरुपयोग करता है, इसे रोकने में हम नाकामयाब हो जाएंगे। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि राजनीतिक परिवर्तन के लिए शिक्षा देव, बालक या वयस्क व्यक्ति जो भी शिक्षा अध्ययन करता हो, उसे पूर्व से ही बोध हो जाना चाहिए कि हमारे राजनीतिक अधिकार क्या हैं, राजनीतिक पार्टियों के अधिकार क्या हैं और राष्ट्र निर्माण में हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। यह सब हमें शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान होना चाहिए। तो साथियों, आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य हैं और हम लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद किस प्रकार आदर्श नागरिक बन सकते हैं, ये हमें शिक्षा ही
बताता है, शिक्षा के माध्यम से ही हम सुनते हैं। तो साथियों, आज के इस क्लासेस में बस इतना ही। चंद्रमणि यादव, नमस्कार।